Assalamualaikum class. Welcome to all of you in Macroeconomics Lecture 2. Previously we have discussed few basic concepts of economics and macroeconomics. Today we will continue the same. We will extend the idea that we have already discussed in previous lecture. Previously जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे I just give a side view. फिर हम जो है आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. Okay, we started from definition or differentiate between micro and macroeconomic. और फिर हमने जो है वो बिग क्वेश्चंस को देखा था और डिफरेंट कंट्रीज कैसे डिफर कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन स्टाइल. फिर हमने उन तीनों क्वेश्चन की डिटेल देखी थी. उसके बाद हम मूव कर गए थे टुवर्ड द सेल्फ इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट. उसको हमने डिस्कस करा था और इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक वे ऑफ थिंकिंग और हमने 6 पॉइंट जो है वो यहाँ पे जस्ट उनकी नेम जो है वो मेंशन कर रहे थे. अभी उनकी डिटेल में जो नहीं गए थे तो आज के सेशन में हम प्रॉपर इनकी डिटेल को डिस्कस कर रहे होंगे. ओके अगर हम नंबर 1 पॉइंट की बात करें, चॉइस इज द ट्रेड ऑफ. बिकॉज वी फेस स्कार्सिटी वी मस्ट मेक चॉइसेस एंड व्हेन वी मेक अ चॉइस वी सेलेक्ट फ्रॉम द अवेलेबल अल्टरनेटिव. हमें अवेलेबल जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास हैं, हम विद इन दीज ऑप्शन ही हमें कोई ना कोई चीज़ चूज़ करना होती है, ट्रेड ऑफ करते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्पेंड सैटरडे नाइट स्टडिंग फॉर योर नेक्स्ट इकोनॉमिक टेस्ट or having fun with your friend. Now you have two options. You have a Saturday night, and you can spend your Saturday night by studying the whole night, whatever the course you may say, economics course. Or you have another option. You can spend your whole night having fun with your friend, but you can't do both of these एक्टिविटी एट द सेम टाइम. आप ये दोनों चीज़ें आप एट द सेम टाइम नहीं कर सकते. अब दोनों में से कोई एक चीज़ आप जो है वो चूज़ करोगे. You must choose how much time to devote to each. You can you have another option how much time you can give to the study and how much of the time you can give to the fun. तो आप उसमें से कितना वक्त जो है वो स्टडी को दोगे, कितना टाइम जो है अदर एक्टिविटी को दोगे. Whatever the choice you make, you could have chosen something else. So you can think about your choices as a trade-off. A trade-off is an exchange, giving up one thing to get something else. ट्रेड ऑफ क्या है, आप किसी चीज़ को फार्गो करते हो किसी दूसरी चीज़ की गेन के लिए. तो आप कुछ चीज़ें उसकी फार्गो करोगे, कुछ चीज़ें उसकी दूसरी चीज़ की आप ले लोगे. तो आप बिटवीन डिफरेंट ऑप्शन आप ट्रेड ऑफ करते हो कि इतने यूनिट इस चीज़ के लिए लेता हूँ, मैं इतने यूनिट इस चीज़ के लिए लेता हूँ. तो कहीं ना कहीं मेरी मैक्सिमम यूटिलिटी की तरफ मैं मूव कर जाऊँ. व्हेन यू चूज हाउ टू स्पेंड योर सैटरडे नाइट यू फेस a trade-off between studying and hanging out with your friend. तो अगर आप 2 चीज़ों में से या 3 चीज़ों में आपको चूज़ करना है तो आप ट्रेड ऑफ पे जाते हो. कितना टाइम या कितनी मनी जो है मैं एक पर्टिकुलर चीज़ पे स्पेंड करूँगा या कितनी मनी मैं दूसरी पर्टिकुलर चीज़ पे स्पेंड करूँगा. तो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ डिफरेंट ट्रेड ऑफ के सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं. नंबर 2, मेकिंग ए रैशनल चॉइस. इकोनॉमिस्ट व्यू द चॉइसेस. इकोनॉमिस्ट जो चॉइसेस को देखते हैं द पीपल मेक एज अ रैशनल. आप रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हो, तमाम चीज़ें उसके बेनिफिट और उसके लॉस से जितने भी अटैच उनको स्टडी करने के बाद डिसाइड करते हो कि मुझे उस चीज़ को चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ओनली द वांट ऑफ द पर्सन मेकिंग अ चॉइस आर relevant to the determine its rationality. For example, you might like your coffee black and strong, but your friend prefer is milky and sweet. So it is rational for your choice and for your friend to choose cappuccino.
Let's say uh, you like another band, your friend like some other band, तो आप अपने रैशनल आप जब भी चॉइस करते हो, आप डिपेंड करेगा कि आप अपने एंड से आप चीज़ों को लेके चलोगे, डिसाइड करोगे ये चीज़ मेरे लिए कितना बेनिफिट देगी, कितना लॉस देगी, ठीक है। तो आप अपने एंड पे चीज़ों को जो है वो उस रैशनली उसके लॉसेस और उसके बेनिफिट जो भी उससे अटैच हैं उसको देखते हुए डिसाइड करोगे आपने उस चीज़ के साथ जाना है या नहीं। The idea of rational choice provides an answer to the first question: what goods and services will be produced, and in what quantities? The answer is those that people rationally choose to buy. But how do people choose rationally? Why do more people choose an iPod rather than their own? Why has the U.S. government chosen to build an interstate highway system and not an interstate high-speed railroad system? The answer turned on comparing benefit and cost. अब क्या वन ऑफ द क्वेश्चन हमारा जो था कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि लोग रैशनली सोचते हैं, लोग अपने फ़ायदे और नुकसान के लिहाज से देख रहे होते हैं। अब लोगों को जिस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट अटैच होगा लोग उस चीज़ को यूज़ करेंगे, जिस चीज़ में उनकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी लोग उस चीज़ को यूज़ करना चाहेंगे। लोग जो है एक पर्टिकुलर ब्रांड के आईफोन सेल फ़ोन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर फ़ोन, बिकॉज़ उसमें ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा यूटिलिटी अटैच है। इसी तरह अगर इन यूएस के केस में अगर हम देखें, गवर्नमेंट अगर रोड कंस्ट्रक्शन पे जाती है एज़ कम्पेयर टू दी रेल रोड सिस्टम के, तो वो हो सकता है कि वो उन्होंने वो डिसीजन मेकिंग इसलिए करी हो कि ज़्यादातर लोग जो है वो रोड यूज़ कर रहे हों, रोड उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो लोग रैशनली सोचते हैं, लोग अपने बेनिफिट और कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्योंकि लोग बेनिफिट और कॉस्ट की बेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, तो एक रैशनल डिसीजन मेकिंग यही होती है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस को देख के जो है आप जो डिसाइड करते हो कि लोग इस चीज़ को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये चीज़ लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो हमें ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए। मेकिंग अ रैशनल चॉइस, तो रैशनल मीन्स कि आप बेनिफिट और लॉस तमाम एस्पेक्ट को देखने के बाद डिसाइड करते हो कि उस चीज़ के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। Number third, we have benefit what you gain. The benefit of something is the gain of pleasure that is being and determined by the preference, by what a person like and dislike, and the intensity of the fear of feeling. If you get a huge kick out of the Guitar Hero, that video game bring you a large benefit. अब इंडिविजुअली वो चीज़ आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, आप उस चीज़ को लाइक करते हो या नहीं लाइक करते हो, तो जितना आप लाइक करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिट अटैच है उस चीज़ के साथ। सम बेनिफिट आर लार्ज एंड इजी टू आइडेंटिफाई, सच एज द बेनिफिट दैट यू गेट फ्रॉम बीइंग इन द स्कूल। A big piece of that benefit is the goods and services that you will be able to enjoy with the boost your earning power when you graduate. Some benefits are small, such as the benefit you get from a slice of pizza. Economists measure benefit as the most that person is willing to give up to the something. You are willing to give up a lot to be in school, but you would give up on a iTunes download for a slice of pizza. अब डिग्री ऑफ बेनिफिट पे डिपेंड करेगा कि आप जो चीज़ चूज़ कर रहे हो उसके साथ कितना बेनिफिट जो है वो अटैच है। अगर आपके साथ उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ ज़्यादा बेनिफिट अटैच है तो आप उसको प्रेफर करोगे। अगर किसी चीज़ के साथ बहुत कम बेनिफिट अटैच है तो आप उसके लिए बहुत कम चीज़ें फॉरगो कर रहे होगे। जैसे आप स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा है, अ वेरी लिटिल बेनिफिट इज अटैच विद दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आप उसके लिए बहुत लिटिल थिंग जो है वो फार्गो करना चाहोगे। तो ये डिपेंड करेगा कि उस पर कोई भी चीज़, कोई भी चॉइस उसके साथ बेनिफिट कितना अटैच है, कितना कुछ चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा बेनिफिट अटैच होते हैं, कुछ चीज़ों के साथ बहुत कम बेनिफिट अटैच होते हैं। तो इट ऑलवेज डिपेंड व्हाइल मेकिंग डिसीजन। इसी तरह कॉस्ट, आपकी कॉस्ट
मैटर करेगी, बट यू मस्ट गिव अप, आपको क्या गिव अप करना है टू गेन समथिंग। इसी तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी of the something, the opportunity cost of something is the highest valued alternative that must be given up to get it। अगर आपको कोई भी सेल फोन या बाय करना है तो इन कंपैरिजन जितने भी आपके पास अदर ब्रांड है आपको फार्गो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें आप उतनी अमाउंट से अगर कोई और चीज़ बाय कर सकते थे तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अदर थिंग्स से जितने भी बेनिफिट आपको मिल सकते थे अब आपको वो बेनिफिट फारगो करने पड़ेंगे आपको ये पर्टिकुलर चीज़ बाय करने के लिए। टू मेक द आइडिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट concrete thing about your opportunity cost of being in school। आप स्कूल में आए हैं, आप इस यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको बहुत सी दूसरी चीज़ें जो है वो फारगो करना पड़ी होंगी। इट हैज़ टू कंपोनेंट, द थिंग यू कांट अफोर्ड टू बाय एंड थिंग यू कांट डू विद योर टाइम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट कुड बी इन टर्म ऑफ टाइम भी हो सकता है, इन टर्म ऑफ आपके पास मनी भी हो सकता है। लेट्स सपोज अब आप जॉब मॉर्निंग में नहीं कर सकते हो क्योंकि आप अपना टाइम स्टडी में स्पेंड कर रहे हो, तो इवनिंग टाइम में बिकॉज मॉर्निंग टाइम में आप जितना भी अपना टाइम था वो स्टडी में दे रहे हो, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम में जो जॉब कर सकते थे या कोई पार्ट टाइम काम कर सकते थे उसके बेनिफिट आप अचीव नहीं कर सकोगे। दैट वुड बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म ऑफ टाइम जब आप स्कूल या यूनिवर्सिटी स्टडी की बात कर रहे हो। इन टर्म ऑफ मनी अगर आप आपने बीकॉम में है एडमिशन लिया या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अगर आपने एडमिशन लिया वैसे तो आप किसी और जगह भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते थे, लेकिन आपने वो अपनी स्पेंडिंग जो है वो यहाँ पे की क्योंकि आपको बाकी तमाम बेनिफिट आपने फॉरगो करे, तो वो जितने भी बेनिफिट आपने फॉरगो करे वो आपकी क्या हुई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Start with the thing you can't afford to buy। You have spent all your income on a tuition, as in fee, books, and a laptop if you weren't in the school। अगर आप स्कूल में ना होते, यूनिवर्सिटी में ना होते, तो आप जितना पैसा यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो आप डिफरेंट अदर थिंग पे पैसा वो स्पेंड कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है। suppose that the best job you could get if you weren't in the school is working at the Citibank as a tailor earning 25। Let's suppose किसी भी आप छोटी कोई जॉब कर सकते थे, 10,000 20,000 अर्न कर सकते थे स्कूल में अगर एडमिशन यूनिवर्सिटी में ना ले रहे होते, तो वो तमाम बेनिफिट आपके लिए क्या होंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होंगे। तो अगेन किसी भी चीज़ को चूज करते हुए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैटर करेगी कि आप फारगो क्या कर रहे हो, आप किस चीज़ को छोड़ रहे हो इस पर्टिकुलर चीज़ को गेन करने के लिए। तो ऑब्वियसली आप जिस चीज़ का बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा आप उसको अचीव करोगे, बाकी तमाम चीज़ें आपके लिए कम बेनिफिट वाली होंगी, इसलिए आपने वो चीज़ें जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जाने दी फारगो की। हाउ मच चूजिंग एट द मार्जिन। अब आपने चूज कितनी क्वांटिटी करनी है, कितना टाइम स्पेंड करना है, कितनी अमाउंट ऑफ मनी उस पर लगानी है, दैट डिपेंड कि आपका हर एक्स्ट्रा यूनिट हर एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने से आपको कितना बेनिफिट कितनी यूटिलिटी मिलती है। अगर आप चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते जाते हैं आपका बेनिफिट इंक्रीज होता जाता है, टोटल यूटिलिटी यूज़ होती जाती है, तो आप मैक्सिमम यूनिट उसके यूज़ करोगे। अगर आपके जो मार्जिनल यूटिलिटी है मार्जिनल बेनिफिट डिक्रीज होना, जिस पॉइंट पे आपके मार्जिनल बेनिफिट कम होना शुरू हो जाए आप उस पॉइंट पे अपनी स्पेंडिंग रोक देते हो। उस पॉइंट पे आके आप अपना टाइम स्पेंड करना उस चीज़ पे जो है वो रोक देते हैं। तो इट डिपेंड कि आपको हर एक्स्ट्रा यूनिट पे, हर एक्स्ट्रा आवर्स पे, हर एक्स्ट्रा मिनट पे जो आपको यूटिलिटी बेनिफिट मिल रहा है आप कंपेयर कर रहे होते हो कि अगर मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं उस चीज़ में तो मैं स्पेंडिंग करूँगा, मैं उस चीज़ को बाय करूँगा, उस चीज़ को यूटिलाइज करूँगा, उस चीज़ में टाइम स्पेंड करूँगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा यूनिट जो है बाय करने से बेनिफिट जो है मार्जिनल बेनिफिट कम हो रहे हैं तो आप उस चीज़ को फिर चूज़ नहीं कर रहे होते।
तो मार्जिनल एनालिसिस होते हैं जिसकी बेस पे आप डिसाइड करते हो कि आपको एक्स्ट्रा यूनिट बाय करना है या नहीं करना. That little bit you have already discussed in microeconomics as well. So choices respond to incentive. Economists take human nature as a given and view people are acting in their self interest. जो ह्यूमन बीइंग हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में. All people, you, other consumer, producer, politician, and public servant pursue their self-interest. Self-interest action are not necessarily selfish action. Up self-interest doesn't mean you are selfish. You are not thinking about any of the other person. Uh, you might decide to use your sources in way that bring pleasure to other as well as to yourself. अब अपने सोर्सेज को हो सकता है इस तरह यूज करो कि पहले आपको बेनिफिट हो और साथ में किसी और को भी उसका बेनिफिट हो रहा हो. But a self-interested act get goes most benefit for you based on your view about the benefit. The central idea of economy is that we can predict the self-interested choices that people make by looking at the incentive they face. और नॉर्मली और मोस्ट ये हो रहा होता है कि जितने ज़्यादा बेनिफिट, जितने ज़्यादा इंसेंटिव सेल्फ इंटरेस्ट में लोगों की चीज़ें होती हैं, लोग उतना ज़्यादा उन चीज़ों को चूज़ कर रहे होते हैं. तो incentive is always attached whenever the human being are making decision. तो वो उन बेनिफिट को देखते हुए, इन इंसेंटिव को देखते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं. तो दीज आर फ्यू क्वेश्चन, इनको देख लीजिएगा. ये अभी आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोगों की फर्दर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके. Now we would move economic as a social science and policy tool. Uh, Economics as a social scientist, अगर हम बात करें economics की as a social scientist, तो economists seek to discover how the economic world works. In pursuit of this goal, like all scientists, economists distinguish between positive and normative statements. अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स और टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट एग्जिस्ट जिसके बारे में जो है हमें डिफरेंट इकोनॉमिक रिसर्च जो है वो मिलती है. वन इज पॉजिटिव स्टेटमेंट. पॉजिटिव स्टेटमेंट मीन्स a positive statement is about what is. It says that what is country believed about the way the world operates? A positive statement might be right or wrong, but we can test it by checking it against the fact. Uh, इस पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या है कि हम एग्जैक्ट एक्चुअल व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द करंट सिनेरियो, व्हाट इज हैपनिंग, हम जो कुछ एग्जिस्ट कर रहा होता है उसको जो है एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. It is all about the positive statement. I would like to further explain. Our A central task of economists is to test positive statements about how economic world work and to weed out these are wrong. Economists first got off the ground in the year 70, so it is a young science compared with, for example, physics, or much remain to be discovered. अगर हम दूसरी साइंसेस की से इसको कंपेयर करें इकोनॉमिक्स को तो इस मच न्यू रिबॉर्न साइंस यू कैन से. तो इसमें लेट 1700 से हमें जो है डिफरेंट इकोनॉमिक थियरीज मिलती हैं. पॉजिटिव स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो पॉजिटिव स्टेटमेंट इज जस्ट डीलिंग द क्वेश्चन ऑफ what is happening, what is current situation in the country. It's all about the what statement. So for further we will discuss a few of example. But on the other hand side, normative statement. A normative statement is about what ought to be. It depends on values and cannot be tested. A policy goals or normative statement. For example,
we ought to cut our use of coal by 50%. अब नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या है कि व्हाट शुड बी, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट आउट टू बी। ठीक है। हमें जो है वो वाटर रिसोर्स जो है उनको सेव करना चाहिए। कोल की कंजम्पशन जो है वो कम से कम करनी चाहिए। ठीक है। हमें जो है पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट नहीं करनी चाहिए। तो आउट टू बी व्हाट शुड बी क्या होना चाहिए, इस तरह से रेलेवेंट जितने भी स्टेटमेंट्स हैं और इस तरह से रेलेवेंट जितनी भी स्टडीज़ होंगी वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का पार्ट होंगी। So basically, positive statement is all about the current situation, what is the fact, or normative statement is all about what should be, what ought to be, क्या होना चाहिए। तो जितनी भी पॉलिसीज हैं वो पार्ट होंगी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की कि कैसे चीज़ों को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाया जा सकता है। सपोज we are talking about the GDP, it is a particular number। और इसी तरह हम डिफरेंट अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करें तो इट्स ऑल अबाउट द पॉजिटिव स्टेटमेंट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ वी कैन ग्रो, वी शुड ऑप्ट सर्टेन पॉलिसीज। जब हम पॉलिसीज की बात करेंगे हम कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट इतना होना चाहिए। ठीक है। हम कहते हैं कि ग्रोथ इतनी होनी चाहिए। व्हाट आउट टू बी दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। सो when we talk about the positive statement, it deal with the what is, or when we talk about the normative statement, it deal with what ought to be. Okay. Then we have a different cause and effect relationship in economics। जब भी हम economics की बात करते हैं तो हम different cause and effect relationship जो है वो देखने को मिलते हैं कि एक पर्टिकुलर इवेंट दूसरे को अफेक्ट कर रहा है। जैसे हम बात करते हैं अगर किसी भी कंट्री में अगर ग्रोथ ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट होंगे। वहाँ पे लोगों की इनकम जो है उसका लेवल हाई होगा। वैसे कि हम कहते हैं कि वहाँ पे अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो जॉब्स अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वन थिंग causing अदर and one thing is affecting other। so these kind of relationship sometime जो है रिलेशनशिप जो एक्चुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, एक चीज़ दूसरे को कॉज करती है, और समटाइम जो है वो उनके दरमियान जो है वो एक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होता। इट्स जस्ट अ सीक्वेंस। ए इज अकर B is occurring after the A। It's just a sequence। तो डिपेंड करता है कि वाकई ही उनके बीच जो है कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो वो डिफरेंट थियरीज हमें गाइड करेंगी कि थियरीज जो है उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। खैर इसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल से, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है और इसको स्टडी कैसे करते हैं। और another thing is economic model। The answer such question economists create and test economic model। किसी भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए कि जैसे कि इन्फ्लेशन है, अगर चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज कर रही है तो कौन सी चीज़ इसको कॉज कर रही है। ठीक है। वैसे से हम कहते हैं कि अगर क्वांटिटी जो है प्रोडक्शन किसी भी चीज़ की, जैसे हम कहते हैं किसी भी चीज़ की डिमांड जो है, अब डिमांड ऑफ गुड जो है वो डिपेंड कर रही है ऑन सर्टेन फैक्टर्स। लोगों की इनकम क्या है, चीज़ों की जो है अदर अल्टरनेट प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अपनी प्राइस क्या है। तो ये तमाम फैक्टर हैं जिन पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए की जो है डिमांड अफेक्ट डिपेंड कर रही है। तो इकोनॉमिक मॉडल क्या है, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की अनसर्टेनिटी है, वेदर दिस रिलेशनशिप एग्जिस्ट और नॉट। तो इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, इकोनॉमिक मॉडल के थ्रू उस रिलेशनशिप को टेस्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक मॉडल डिफरेंट इकोनोमेट्रिक टूल जो है अप्लाई किए जाते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई किए जाते हैं जिनके थ्रू जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या तो जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है या वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो
नल एंड वाइड हो जाता है उसको। ये तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो हाइपोथेटिकली जो है हमने रिलेशनशिप डेवलप किया होता है, वो थ्रू इकोनोमेट्रिक और स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है वो अप्रूव हो जाता है, और सम टाइम जो है वो अप्रूव नहीं हो रहा होता, रिजेक्ट हो जाता है। तो उस केस में क्या है, इकोनॉमिस्ट फिर क्या करते हैं, इकोनॉमिस्ट उन्हीं मॉडल्स की बेस पे फिर डिफरेंट पॉलिसीज जो है वो मरतब करते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज जो है वो दे रहे होते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो इकोनॉमिस्ट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमिस्ट एक्ट एज अ पॉलिसी एडवाइजर। डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ इकोनॉमिस्ट जो है एडवाइजर एज एडवाइजर जो है वर्क करते हैं। इवन इन पाकिस्तान यू कैन ऑब्जर्व देयर आर डिफरेंट इकोनॉमिस्ट जो गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम डिफरेंट पॉलिसीज कि कैसे जो है सर्टन पॉलिसीज सर्टन इंडिकेटर्स इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में चेंज लेके आना है। तो दीज आर अबाउट दी discussion regarding the economics and policy making. So far in this part we have discussed economists as a social scientist कैसे वर्क करते हैं, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को डील कर रहे होते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या है उसको हमने डिस्कस करा। फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देख रहे होते हैं, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिटरमिन करते हैं थ्रू इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल क्या है उसको हमने डिस्कस करा। इकोनॉमिक model is a description of some aspect of the economic world that include only those features that are needed for the purpose at hand. For example, an economic model of a cell phone network might include features such as the price of the calls, the number of cell phone use, the volume of calls, but the model would ignore cell phone color and ignore. So what most relevant aspect of that particular good, उस particular good से most relevant जो फैक्टर होंगे वो जो है हम मॉडल में इंक्लूड कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ से relevant तमाम चीज़ें तमाम फैक्टर जो है हम इंक्लूड कर रहे हैं। जो मोस्ट रेलिवेंट फैक्टर जो है वो हम इंक्लूड करते हैं, उसको मॉडल का पार्ट बनाते हैं, फिर हम टेस्ट कर रहे होते हैं, और फिर उसकी बेस पे जो है हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसकी बेस पे पॉलिसी मेकिंग और डिफरेंट गाइडलाइन मतलब की जा रही होती हैं। तो लास्ट वी डिस्कस इकोनॉमिस्ट जो है एज अ पॉलिसी एडवाइज़र गवर्नमेंट के लिए डिफरेंट पॉलिसी एडवाइज़र के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं, on the basis of different theories, on the basis of different economic model, they suggest different policies के different normative और positive statement की बेस पे वो डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट करते हैं, उसकी बेस पे फिर सजेस्ट करते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज ऑप्ट करनी चाहिए ताकि कंट्री की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सके और स्टेबलाइजेशन की तरफ एक इकोनॉमी मूव कर सके। Okay, so far we discussed the few of the basic concept. I hope कि आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। इसके की पॉइंट भी देख लीजिएगा। whatever we discuss in this book, there are different key point। तो इन की पॉइंट की डेफिनेशंस आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि हम ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। वो तमाम कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं, इसी तरह आगे आने वाले चैप्टर्स में जो भी डिस्कशन हुआ करेगी चैप्टर्स की, उनसे रेलेवेंट अगर कोई कॉन्सेप्ट होगा, कोई की टर्म होगी, वो आप लोगों को आनी चाहिए। ओके, इन appendix part we would discuss how to make the graph and how to interpret the graph। I hope कि आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले भी कुछ इस तरह के ग्राफ्स रीड आउट करना सीखे होंगे और उनको अंडरस्टैंड किया होगा। आई जस्ट गिव एन ओवरव्यू कि ग्राफ क्या होते हैं और ग्राफ को रीड आउट कैसे करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ जो है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे दे रहे होते हैं। A graph represents a quantity as a distance on a line
बेसिकली क्या है, हमारे पास टू डिफरेंट लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। अब अगर इस केस में हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, तो हमारे पास एक तरफ हाइट गिवन है। हाइट की अगर हम बात करें तो वो हमारे वर्टिकल एक्सिस पे गिवन है, और दूसरी तरफ हमारे पास टेम्परेचर जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे गिवन है। अब इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाइट जो है वो अब एक सरफेस है, जस्ट लाइक सरफेस से ऊपर टॉक अबाउट द सी साइड ओशन। और उस केस में क्या है कि उस सतह ज़मीन टेम्परेचर ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ जैसे ही हम सरफेस से नीचे जाते हैं तो हाइट जो है वो नेगेटिव में यहाँ पे शो हो रही होती है, और जैसे ही हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तो हाइट जो है वो पॉजिटिव में शो हो रही है। अब जैसे ही हम नेगेटिव में जाएंगे, देयर वुड बी अ डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे ही हम पॉजिटिव में जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर होगा। तो एक तरफ हमारे पास एक्स एक्सिस है और दूसरी तरफ हमारे पास वाई एक्सिस है, और एक्स और वाई एक्सिस के अगेंस्ट डिफरेंट वैल्यू आपको गिवन होगी। आपने जस्ट क्या करना होता है, उन वैल्यूज को जस्ट पॉइंट आउट करना होता है। आप लेट्स से कि यहाँ पे अगर हम कोई एक नंबर लें, लेट्स से कि पॉइंट ए रिप्रेजेंट ए फिशिंग बोट at sea level 0 on the y-axis on a day when the temperature is 32 F। अगर हम यहाँ पे लें, सी लेवल पे लें, तो यहाँ पे ओरिजिन पे इस वक्त जो हाइट है वो 0 फीट है और टेम्परेचर जो है 32 फ़ारेनहाइट आपके पास। इसी तरह अगर आप टॉप पे जाएं किसी मतलब जैसे आप माउंटेन वगैरह या इस तरह को हाइट पे जाएं, तो हाइट पे भी यहाँ पे आपको एक सर्टन हाइट गिवन है, उस हाइट पे जो है आपको एक सर्टन टेम्परेचर गिवन है। तो आप क्या करते हो, वो पॉइंट आउट करते जाते हो, डिफरेंट आपके पास डॉट्स जो है वो आते जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आपके पास क्या एक्स एक्सिस की इंफॉर्मेशन गिवन है और वाई एक्सिस की इंफॉर्मेशन गिवन है। आप सिंपली जो है एक ग्राफ बना के इंफॉर्मेशन को जो है वो डिस्प्ले कर सकते हो। नॉर्मली ग्राफ्स हम उसी वक्त बना रहे थे जब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को हम एक शॉर्ट फॉर्म भी मेंशन करना चाहें और इजीली जो है वो रीडेबल हो किसी भी शख्स के लिए, तो हम ग्राफ्स जो है वो बना रहे होते हैं। तो वो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इंटरसेप्ट के बारे में जो है वो नॉलेज होना चाहिए, और इसको हम फर्दर एक्सटेंड भी करेंगे। टू ग्राफ्स ऑफ द इकोनॉमिक डाटा। अब नॉर्मली हमारे पास क्या है, ग्राफ में हमारे पास टू और मोर देन टू वेरिएबल्स होते हैं। अब लेट्स से कि हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे प्राइस गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है। अब प्राइस अब डिपेंड करता है कि प्राइस में जो चेंज आ रहा है, सही है, और उसकी वजह से क्वांटिटी जो है वो डिफर कर रही है, ठीक है। तो आपके पास प्राइस का डाटा गिवन होगा, क्वांटिटी का डाटा गिवन होगा, उसकी बेस पे आप क्या है डिफरेंट ग्राफ जो है वो बना सकते हो। आप लेट्स से कि 150 जब प्राइस है, तो आपकी कितनी कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है, आप एक पॉइंट वहाँ पे बना लोगे। और इसी तरह इस प्राइस पे आपके पास कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है, आप एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो ये इंफॉर्मेशन आपको बता रही है कि ऑन सर्टेन प्राइस आपकी कितनी क्वांटिटी जो है वो सेल आउट हो रही है। इसी तरह आप अगर आप देखें, वी हैव अनदर एग्जांपल कि हाउ मैनी मिलियंस ऑफ एल्बम पर डे, कितनी जो है वो मिलियन ऑफ एल्बम जो है पर डे रिलीज हो रहे हैं होते हैं, और कितने क्वांटिटी ऑफ मिलियन ऑफ द सॉन्ग पर डे जो है वो यहाँ पे सुने जा रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे कितने एल्बम जो हैं वो सुने जा रहे हैं और कितने इन दोनों के बीच जो है वो आप अगर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का डेटा गिवन हो उसकी मदद से आप यहाँ पे ग्राफ जो है वो बना सकते हो। तो बेसिकली क्या है, आपके पास टू वेरिएबल हैं, आप सिंपली दोनों वेरिएबल का आपको डाटा गिवन है। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे भी कि ग्राफ हम कैसे, कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा और आपको एक्सेल पे ग्राफ वगैरह मैं बनाना भी सिखा दूंगा कि आप कैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का आपको डाटा गिवन होगा, आप कैसे सिंपली जो है वो डिफरेंट तरह के ग्राफ जो है वो इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकोगे। फिर हमारे पास कुछ स्कैटर डायग्राम्स हैं जिसमें अगेन दोनों वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन उसी तरह से गिवन है, आप उसी तरह जो है वो डॉट पुट करते हुए स्कैटर डायग्राम जो है वो क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह जो है अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्कैटर डायग्राम अगर तो कुछ इस तरह का रिलेशनशिप है, इट मीन इस काइंड ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप या अपवर्ड रिलेशनशिप यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि चीज़ें जो है वो इंक्रीज हो रही हैं ओवर दी टाइम। जैसे ही ये वाला वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और ये वाली वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, तो आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पे कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे जो है वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, यहाँ पे रिलेशनशिप काइंड ऑफ वीक रिलेशनशिप है। तो जैसे कि यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर का है कि जैसे ही लोगों की इनकम ज़्यादा होगी, लोगों के एक्सपेंडिचर जो है उसी तरह से इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो रिलेशनशिप है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा, तो आप वहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि देयर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। फिर हम कहते हैं कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ्स आप जो है डिफरेंट रिलेशनशिप जो है वो डिटरमिन कर सकते हो। समटाइम जो है आप ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ ग्राफ्स की बेस पे तमाम चीज़ें जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते, आपको कोरिलेशन और कॉरिलेशन भी उसका चेक करना होता है। इसको खैर हम डिस्कस भी करेंगे कि कोरिलेशन क्या है और कोरिलेशन की बेस पे कैसे जो है वो आप दो चीज़ों के बीच रिलेशनशिप को डिटरमिन कर सकते हो। देन वी हैव वेरिएबल दैट मूव इन सेम डायरेक्शन। अगर दो वेरिएबल हैं हमारे, वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा, तो वो है पॉजिटिव रिलेशनशिप और डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है। अगर हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि आपके पास वेरिएबल जो है आपके पास वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे दोनों ही एक सेम डायरेक्शन में, ये भी इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरह का पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप होगा अगर ठीक है, इंक्रीज हो रहा है और लीनियर रिलेशनशिप है, हर पॉइंट पे जो है उसकी जो स्लोप है वो सेम है। अगर हम यहाँ पे बात करें पॉजिटिव है, बिकमिंग स्लीपर है, आगे जाते हुए वो स्लिपरी हो रहा है। ठीक है। और इस तरह ये भी रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव है बट बिकम लेस स्टीप, और आने वाले टाइम में जो है वो फर्दर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जो है उसका रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, और यहाँ पे जो है वो कम हो रहा है। ठीक है। तो ये तमाम पॉजिटिव रिलेशनशिप के ग्राफ हैं। इस तरह के कोई भी ग्राफ अगर आपको देखने को मिले तो ये यही शो कर रहे हैं कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसी तरह अगर हम टू वेरिएबल अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनको हम नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप बोलेंगे। तो इट वुड बी जस्ट लाइक दिस, एक चीज़ इंक्रीज हो रही है दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर इस तरह का रिलेशनशिप है तो ये नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप होगा। और फिर अगर इस तरह का आपके पास अगर ग्राफ है तो नेगेटिव बिकमिंग लेस स्टीप, और इसी तरह आपके पास नेगेटिव बिकम स्टीपर, जो ओवर द टाइम जो है वो स्टीपर होता जा रहा है ग्राफ।
फिर कुछ ग्राफ जो हैं हमें कुछ इस तरह के मिलेंगे जिसमें मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट वो डिटरमिन कर सकते हैं, डिक्रीजिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग कॉस्ट, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है एक पर्टिकुलर अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इस तरह के ग्राफ से जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब वेरिएबल डाटा अनरिलेटेड, अगर कुछ अनरिलेटेड वेरिएबल्स होंगे तो उनके ग्राफ्स कुछ इस तरह के होंगे जिसमें जो है एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे। ठीक है, वेरिएबल एक वेरिएबल दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, इन केसेस में खैर हम इनको जब टाइम टू टाइम ग्राफ बनाएंगे, हमारे पास डेटा आया करेगा तो हम फिर इनको कंपेयर भी करेंगे और इनको डिफाइन भी कर सकेंगे कि हम किस तरह के ग्राफ्स की बात कर रहे हैं। पर राइट नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग के जैसे टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, वन वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस, अदर इज ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट क्या है और उनके बीच पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप क्या है, इंक्रीजिंग रिलेशनशिप, डिक्रीजिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ओवर द टाइम जो है वो कैसे कम या ज़्यादा हो रहा है, ये तमाम चीज़ें। देन वी हैव स्लोप। स्लोप आप लोगों को अगर मैं जस्ट डिफाइन कर दूं, स्लोप इज बेसिकली the change in one variable due to the change in another variable। एक वेरिएबल में चेंज की वजह से जो दूसरे वेरिएबल में चेंज आ रहा है उसको हम स्लोप बोल रहे हैं यहाँ पे। और स्लोप को मैं यहाँ पे अगर आप लोगों के साथ फॉर्मूला शेयर कर सकूँ तो चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। अगर आपके पास दो इंफॉर्मेशन, दो डिफरेंट टाइम पीरियड पे आपके पास वाई और एक्स दोनों वेरिएबल की इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। अब चेंज इन वाई क्या होगा, जो आपके पास करंट वैल्यू होगी वाई की उसमें से माइनस कर दोगे प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको आप डिवाइड कर दोगे, इसी तरह चेंज इन एक्स, तो एक्स का आपके पास चेंज होगा। खैर इसको हम स्लोप को फाइंड आउट करने का मैं आप लोगों को प्रॉपर जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेवेंट तो उसमें मैं आपको बता भी दूंगा, पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज यू मस्ट अंडरस्टैंड कि चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। जो आपका वाई वेरिएबल है वर्टिकल एक्सिस पे है उसका चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। ठीक है, फिर ओके पर अब टू दिस पॉइंट वी आर जस्ट डिस्कसिंग कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे फॉर टाइम बिंग स्किप कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी हैं आप जस्ट उनको देख लीजिएगा। बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं जितने भी वो टाइम टू टाइम जब हमारे पास डिफरेंट अदर चैप्टर्स आएंगे तो हम इन चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, विद दैट हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंक्लूडिंग डिफरेंट आपके पास जो ग्राफ्स हैं वो हमने डिस्कस कर ली और डिफरेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स रेलेवेंट चीज़ें थी उनको हमने डिस्कस कर लिया। नाउ आई वुड लाइक टू मूव टुवर्ड चैप्टर 2 एंड 3। चैप्टर 2 बेसिकली जो है आपका ओवरव्यू है, अगेन जो आप पहले डिस्कस कर चुके हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चैप्टर 2 एंड 3 सपोजिंग कि आप लोग जो है वो ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस कोर्स में डिस्कस कर चुके हो। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेवेंट ही कुछ आप लोगों को मैं हैंड आउट या कुछ नोट्स टाइप चीज़ें भी देता रहूँगा। फर्स्ट चैप्टर से रिलेवेंट हमारे पास जो है कुछ यहाँ पे हैंड आउट से मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगा। तो अगर हम इसको समराइज करें, अगर हम तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफरेंशिएट करा था। तो देयर आर फ्यू एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न के इनमें क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्रोडक्शन जो है वो कैसे हो रही होती है, प्राइस चीज़ों की, इनकम और एम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है उसमें। ठीक है,
अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो प्रोडक्शन आउटपुट इन इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड बिजनेसेस, हाउ मच स्टील, हाउ मच ऑफिस स्पेस, हाउ मेनी कार्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह की जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न। जब हम प्राइसेस की बात करते हैं, प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल गुड्स सर्विसेज, प्राइसेस ऑफ मेडिकल केयर, प्राइस ऑफ गैस लाइन, फूड प्राइसेस, अपार्टमेंट रेंट। तो इस तरह की प्राइसिंग की हम बात कर रहे होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो जब हम इनकम की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, वेजेस इन द ऑटो इंडस्ट्री, मिनिमम वेज, एग्जेक्टिव सैलरी। तो हम इस तरह हाउस होल्ड की सैलरी की, बिजनेसेस एम्प्लॉयमेंट जो हायर की होती है उन्होंने, उनकी वेजेस और उस तरह की हम बात कर रहे होते हैं। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट बाय इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री, जॉब इन द स्टील इंडस्ट्री, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ फर्म, नंबर ऑफ अकाउंटेंट। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को डील कर रहे होते हैं वहाँ पे। जबकि हम अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल प्रोडक्शन की बात करेंगे, टोटल आउटपुट की बात करेंगे, टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट की, और जीडीपी वगैरह की हम बात करेंगे जब हम प्रोडक्शन की बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसी तरह प्राइसेस में हम बात करेंगे तो हम एग्रीगेट प्राइस लेवल, कंज्यूमर प्राइसेस, प्रोड्यूसर प्राइसेस, रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करेंगे कि ओवरऑल चीज़ों की प्राइस क्या रही, एक पर्टिकुलर सेक्टर में चीज़ों की प्राइस क्या रही, प्रोड्यूसर को कितनी कॉस्ट जो है ओवरऑल चीज़ों की फेस करना पड़ रही है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन कितने परसेंट से इंक्रीज हुई चीज़ों की प्राइस ओवरऑल। तो हमारे प्राइसेस रेलेवेंट इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो हम मैक्रो इकोनॉमिक में डील करते हैं। जब हम इनकम की बात करते हैं तो इसमें हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, टोटल वेजेस और सैलरी की बात करते हैं, टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक में फिर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, टोटल नंबर ऑफ जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इस तरह के क्वेश्चंस को हम देख रहे होते हैं जब हम मैक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं। तो विद दैट आई कैन सपोज कि आप लोगों को यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो कंसर्न्स हैं प्रोडक्शन, प्राइसेस, इनकम और एम्प्लॉयमेंट को लेके आप लोगों को समझ आ रहे होंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन चीज़ों को डील करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। तो दीज आर डिफरेंट कंसर्न, इसकी बेस पे हम माइक्रो और मैक्रो को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा कोर्स जो बेसिकली डील कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को, तो हम इसको फर्दर तमाम जितनी भी ये चीज़ें हैं इनको हम चैप्टर डिफरेंट चैप्टर में डिटेल के साथ डिस्कस भी कर रहे होंगे। The other part of our discussion is the field of economics. अब इकोनॉमिक्स की अगर हम फील्ड की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द वाइडेस्ट फील्ड इन सोशल साइंस। फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स में डिफरेंट फील्ड्स हमारे पास आ जाती हैं। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो बिहेवियर इकोनॉमिक्स हमारे पास आ जाते हैं, कंपेरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम आ जाते हैं, इकोनोमेट्रिक आ जाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक, फाइनेंस आ जाता है विद इन इकोनॉमिक्स। अगर हम इकोनॉमिक्स की ही फील्ड की बात करें तो बिहेवियर इकोनॉमिक्स में हमारे पास क्या है, it use psychological theories relating to the emotion and social context to help understand economic decision making and policy. Much of the work in behavior economics focus on the biases that individuals have that have the decision they make. अब बिहेवियर इकोनॉमिक्स में क्या है कि नॉर्मली साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो डिफरेंट साइकोलॉजिकल रेलेवेंट थ्योरीज जो हैं उनको हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि जब इंडिविजुअल चीज़ों को चूज़ करते हैं तो वो किन बेसिस पे जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं और कैसे चीज़ों को रिएक्ट करते हैं, बिहेव कैसे कर रहे होते हैं, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल कैसे रखते हैं, कैसे जो है इमोशंस में आके बाइसनेस जो है रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बिहेवियर इकोनॉमिक्स जो है डील कर रही होती है। कंपैरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम
examine the way alternative economic system function, what are the advantage and disadvantage of different system. तो कंपैरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम जो है, डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उन इकोनॉमिक सिस्टम के बेनिफिट और जो है डिसएडवांटेजेस जो है उनको कंपेयर कर रही होती है। तो हम डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस भी करेंगे इन कमिंग सेशन। तो राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंपैरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया जाता है। इकोनोमेट्रिक क्या है? इकोनोमेट्रिक basically applies statistical technique and data to economic problem in an effort to test the hypothesis and theories. Most schools require economic major to take at least one course in statistical. इकोनोमेट्रिक क्या है? डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं जो इकोनॉमिक थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप जितने भी हाइपोथेसिस डेवलप करते हो, उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आपको डाटा रिक्वायर्ड होता है और डाटा को आप स्टैटिस्टिकल टूल के थ्रू टेस्ट करते हो। तो ये तमाम चीज़ें हम जिस फील्ड में कर रहे होते हैं वो इकोनोमेट्रिक कहलाती है। ठीक है, इसी तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ लो इनकम कंट्री, व्हाट कैन बी डन टू प्रमोट डेवलपमेंट इन दीज नेशन। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है नॉर्मली वो कंट्री जो अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए उनमें ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि कैसे ये कंट्री जो है ग्रो कर सकते हैं, कैसे ये कंट्री जो है वो स्टेबल हो सकते हैं, कैसे इन कंट्रीज़ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इन्हेंस किया जा सकता है। So another type is economic history that deal with the revelations regarding the economic। अगर हम बात करें कि modern economy, what economy and political event and scientific advance caused the industrial revolution, what explained the tremendous growth and progress of the past, post-war World War II Japan, व्हाट काज द ग्रेट डिप्रेशन। तो ये तमाम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस के माजी में कौन कौन से मेजर इवेंट जो है डिफरेंट इकोनॉमीज को लेके होते रहे, उनके काजेज क्या थे और उनको कंट्रोल कैसे किया गया, उनको अवॉइड कैसे किया जा सकता था, वो तमाम चीज़ें इकोनॉमिक हिस्ट्री में जो है वो डिस्कस की जाती हैं। Environmental economics that deal with the potential failure of the market system to account fully for the impact of the production, consumption, the environment, and natural resources depletion. How alternative public policy and new economic institutions been effective in correcting these potential failure। तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमी जो है वो डील करती है कि कैसे जो है वो इन्वायरमेंट को जो है वो सेव किया जा सकता है, इन्वायरमेंट से रिलेवेंट डिफरेंट पॉलिसीज जो है वो कैसे उनको इंश्योर किया जा सकता है। So finance, we have another type, finance, in which household and firm actually pay for finance their purchases. It involves uh, the study of capital market, including the stock and bond market, future option, capital budgeting, and asset valuation. ये तमाम चीज़ें इसमें हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो फाइनेंस इज अनदर फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। देन वी हैव हेल्थ इकोनॉमिक्स, इसमें हम डिफरेंट हेल्थ से रिलेवेंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। और हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट आ जाती है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के पीछे जो बेसिक फिलोसफी है, किस बेस पे किस थॉट पे जो है इकोनॉमिक जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन look carefully the structure and performance of the industry and firm within the economy, how the business compete, who gain and who lost। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज रेलेवेंट इन चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल इकोनॉमी इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या है? स्टडी ट्रेड फ्लो अमंग कंट्रीज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। What are the advantages and disadvantages for a country that allow its citizens to buy and sell freely in world market? Why is the dollar strong or weak? तो इंटरनेट हम जो है फॉरेन एक्सचेंज, इंटरनेशनल ट्रेड, इस तरह की चीज़ों को यहाँ पे देख रहे होते हैं।
फिर हम डिस्कस करते हैं लेबर इकोनॉमी, जिसमें लेबर से रेलेवेंट डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा होता है। इसी तरह लैंड इकोनॉमी, डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन ऑफ रनिंग बिजनेस, ठीक है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पब्लिक इकोनॉमीज हम इकोनॉमिक्स हमारे पास है। पब्लिक इकोनॉमिक्स एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नमेंट in the economy. What are the economic function of the government, and what should they be? How should the government finance the services that it provide? What kind of government program should be started? ठीक है। इसी तरह अर्बन और रीजनल इकोनॉमी जो है, डिफरेंट अर्बन एरिया रीजनल एरिया से इवेंट जो है एक चीज़ों को डिस्कस कर रही होती है। तो ये डिफरेंट फील्ड ऑफ इकोनॉमीज हैं जो हमें डिफरेंट, although हम इनको डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे तमाम चीज़ों को, फ्यू ऑफ दी चीज़ें जो हैं इनमें से हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये डिफरेंट फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स है जिनको फर्दर जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। सो वी आर ऑलमोस्ट done with this part, or in next part or in coming part we would like to discuss, okay। तो यहाँ पे चैप्टर 2 और 3 जो है वो ऑलरेडी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में करके आए हो, तो उसको जो है हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमारी डिस्कशन जो है वो डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेवेंट होगी कि कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। उन इकोनॉमिक सिस्टम को जो है वो उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं उनको हम देख रहे हैं। ओके, इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम दैट एग्जिस्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को आउटलाइन में भी दिखाया था कि हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मल जो अपना कोर्स आउटलाइन है, इससे पहले कि जो हमारी डिस्कशन थी वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर थे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे। उसके बाद हम अब मूव कर जाएंगे टुवर्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इस्लामिक इकोनॉमिक्स और मिक्स इकोनॉमी जो है वो शामिल। आई वुड रिकमेंड that particular book I already have shared with you people। मैंने आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम में जो है शेयर कर दी है। आप लोगों को जो है वहाँ से मिल जाएगी। जो बुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, इट इज़ बुक 3 के नाम से होगी, रेफरेंस बुक 3 के नाम से, इसका चैप्टर 2 होगा। ठीक है, अब वहाँ से जो है फर्दर इसकी डिस्कशन जो है हम आज के जो हमारी इस पार्ट में डिस्कशन होगी वो वहाँ से हुई होगी। ओके, द मार्केट सिस्टम एंड द सर्कुलर फ्लो, आज की जो हमारी डिस्कशन रहेगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट सिस्टम क्या है, और उसके बाद सर्कुलर फ्लो को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल लें कि चीज़ों की प्राइस कैसे सेट होती है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, स्टॉक कैसे मैनेज करा जाता है, सप्लाई कैसे मैनेज करी जाती है, डिमांड कहाँ से आ रही होती है, इक्विलिब्रियम क्या है, ये तमाम इस तरह की डिस्कशन आप इससे ऑलरेडी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी फेमिलियर हो। Let's say कि आप you are at the mall. Suppose you were assigned to compile a list of all individual goods and services there, including different brand and variety of each type of product. The task would be daunting and list would be long, and even though a single shopping mall contain a remarkable quantity and variety of goods, it is only a tiny part of the national economy. अगर आपको एक पर्टिकुलर मॉल की तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बोला जाए, या जस्ट पर्टिकुलर मॉल की चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को लिस्ट डाउन करने का बोला जाए,
तो एक एक लंबी फहरिस्त आपके पास तैयार हो जाएगी। आप इवन एक मॉल की हद तक आप देख सकते हो कितनी प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल होती हैं, कितने ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप पूरी नेशनल इकोनॉमी की बात करो तो वो वहाँ पे कितनी क्रिटिकल होगी, कितनी कम्प्लेक्स आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर होगा उसका, आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है। तो who decided that particular good and services available at mall and in the broader economy should be produced? तो कैसे डिसाइड किया जाता है? अब लेट्स से कि अगर हम एक मॉल की बात करते हैं तो मॉल की जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड किस बेस पे करती है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है प्लेस करनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट प्लेस नहीं करनी चाहिए। इट्स जस्ट अबाउट अ टीनी मॉल, एक जस्ट मॉल की हद तक। लेकिन जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, होल नेशनल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है कि क्या चीज़ें जो हैं प्रोड्यूस की जाएंगी, कैसे प्राइस सेट होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक क्वेश्चन हमारे पास राइज होके आता है। How did the producer determine which technology and types of sources to use producing these particular goods? तो कैसे जो है वो प्रोडक्शन की जाएगी, टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, रिसोर्सेज कैसे यूज़ किए जाएंगे। ये तमाम क्वेश्चन अराइज होते हैं जब हम एक नेशनल इकोनॉमी की या ओवरऑल पूरी कंट्री की इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं। Who will obtain these products? What account for the new and improved product among these goods? This chapter will answer these and questions. तो कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस की जाएंगी, कौन सी प्रोडक्ट्स जो है न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड की जाएंगी। ठीक है। कैसे सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा, चेंज कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, और डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है कैसे रिएक्ट करेंगे। वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होके आता है। तो डिपेंड करता है कि कंट्री कौन सा सिस्टम जो है वो फॉलो कर रही है। एक नेशनल इकोनॉमी हमेशा डिपेंड करेगी कि आपकी कंट्री जो है वो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो कर रही है। तो देयर आर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम जो आज के सेशन में हम डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, और कंट्री लाइक पाकिस्तान और अदर कंट्री कौन से फाइनेंशियल या इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो at the end of this particular lecture we will be able to understand के a market system, command system, mix economy, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या है, और पैरेलल हम इसको फिर कंपेयर भी करेंगे इस्लामिक सिस्टम के साथ। ओके। अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, एवरी सोसाइटी नीड टू डेवलप एन इकोनॉमिक सिस्टम, ए पर्टिकुलर set of institutional arrangement and coordinating mechanism to respond the economize a problem। अब जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो है उनसे जितने भी क्वेश्चन अराइज होते हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में जो है उनका सलूशन सामने आ रहा हो। तो हर सोसाइटी, हर कंट्री को एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो फॉलो करना होता है। ठीक है। टू रिस्पॉन्ड जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज अराइज होंगे, जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होते हैं, तो आपके पास अगर एक मैकेनिज़्म होगा, इकोनॉमिक मैकेनिज़्म होगा, वहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम होगा, तो वो तमाम इश्यूज जो अराइज होंगे वो जो है सॉर्ट आउट हो रहे होंगे। द इकोनॉमिक सिस्टम has to determine what goods are produced, how they are produced, who get them, how to accommodate change, and how to promote technology and progress। तो एक बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम किन चीज़ों में हमें हेल्प आउट करता है एज अ इकोनॉमी, एज अ नेशनल इकोनॉमी। तो वहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम है टू डिटरमिन, इन चीज़ों को वो डिटरमिन कर रहा होता है कि व्हाट गुड्स आर प्रोड्यूस, क्या चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी, कैसे प्रोड्यूस की जाएंगी, और वो अल्टीमेटली किन लोगों तक पहुंचाई जाएंगी, अल्टीमेट यूज़ कौन करेगा, और चेंज को कैसे ऑप्ट किया जाएगा, और टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस को कैसे प्रमोट किया जाएगा। दीज 5 बेसिक क्वेश्चन जो हैं कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम इनको डील कर रहा होता है।
Economic system differ as to one who owns the factor of production and the method used to motivate, coordinate, and direct economic activity. अब इकोनॉमिक सिस्टम जो है जो डिफर करते हैं एक दूसरे से, वो किन बेसिस पे डिफर कर रहे होते हैं कि हु ओन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस है उनकी ओनरशिप जो है वो किन के पास है। वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया जिसकी बेस पे जो है इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डिफर कर रहे होते हैं कि हु ओन्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ओन कौन कर रहा है। ठीक है, हाँ, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस भी कर रहे थे फैक्टर प्रोडक्शन। ठीक है, लैंड, लेबर, उसके साथ हमने डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल जो है वो तमाम चीज़ें जो हमने डिस्कस करी थी। उन उन फैक्टर प्रोडक्शन को होल्ड कौन कर रहा है, सब वन ऑफ द बिगर क्वेश्चन इन ईच इकोनॉमिक सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर प्रोडक्शन एलोकेशन हम डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सा कंट्री कौन सा सिस्टम जो है वो फॉलो कर रहा है। द अदर थिंग दैट डिफरेंशिएट द इकोनॉमिक सिस्टम, द मेथड यूज्ड टू मोटिवेट, कोऑर्डिनेट एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि आप कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करते हैं फॉर द मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए आपकी मेथडोलॉजी, मेथड क्या है, आप कैसे इकोनॉमिक सिस्टम को रन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू थिंग्स, इकोनॉमिक सिस्टम जो है एक दूसरे से डिफर कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम हैव टू पोलर एक्सट्रीम। द कमांड सिस्टम, अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम को दो डिफरेंट एंगल से, दो डिफरेंट एंड से अगर ऑब्जर्व करें तो एक एंड पे हमें कमांड सिस्टम नज़र आता है और दूसरे एंड पे मार्केट सिस्टम। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, अब इन बिटवीन कहीं ना कहीं जो है वो मिक्स सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, कमांड सिस्टम और मार्केट सिस्टम का कम्बिनेशन जो है कहीं ना कहीं मिक्स सिस्टम। तो मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है वो जो मार्केट सिस्टम फॉलो कर रही होती हैं या मिक्स सिस्टम फॉलो कर रही होती हैं। देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज जो कमांड सिस्टम फॉलो करती हैं। अब हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे कमांड सिस्टम क्या है, मार्केट सिस्टम क्या है और फिर मिक्स सिस्टम क्या है। देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मार्केट सिस्टम के क्या बेनिफिट्स हैं, कमांड सिस्टम के क्या बेनिफिट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी look at command system क्या है। The command system is also known as socialism or communism। ठीक है, कमांड सिस्टम को हम सोशलिज्म या कम्युनिज्म भी बोलते हैं। इन अ कमांड सिस्टम गवर्नमेंट ऑन द मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। कमांड सिस्टम में जितनी भी ओनरशिप होगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमने डिस्कस करे, उनकी ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, one of the major difference between command system and market system, in command system government own most of the property, resources and economic decision making occur through a central economic plan। और जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग होती है वो सेंट्रल होती है, गवर्नमेंट टॉप पे डिसाइड करती है और फिर जो है वो नैरो डाउन होती है, एग्जीक्यूट हो रही होती है। ए सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है एक सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड जो है अपॉइंट करती है और वही गवर्नमेंट के बिहाफ पे है डिफरेंट पॉलिसीज जो है वो रिसोर्सेज की एलोकेशन, रिसोर्सेज की कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको देख रहा होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड जो है इन तमाम चीज़ों को देख रहा होता है इन कमांड सिस्टम। द गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ द बिजनेस फर्म, और गवर्नमेंट ही ऑन करती है मोस्ट ऑफ द बिजनेस फर्म, जितने भी बिजनेसेस रन हो रहे हैं उस कंट्री में मेजर की ऑनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास होती है। पब्लिक होल्ड जो इंस्टीट्यूट हैं उनके नंबर जो है कमांड सिस्टम में हमें ज़्यादातर नज़र आते हैं। द गवर्नमेंट owns most of the business firm which produce according to the government directive। जो उनकी वर्किंग, उनकी प्रोडक्शन जो है उन बिजनेसेस की, उन फर्म्स की जो है वो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हो रही होती है। गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली वहाँ पे इंटरवीन कर रही होती है
कि कैसे जो है वो बिजनेसेस जो है वो रन करेंगे। The Center Planning Board determine production goal for the each enterprise and specific the amount of resources to be allocated to each enterprise so that it can reach the production goal। तो इस केस में क्या है, सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड जो है और वो डिसाइड करते हैं कि अब कंट्री की प्रोडक्शन क्या होगी और इस पर्टिकुलर फर्म ने इस पर्टिकुलर बिजनेस उसमें उसमें कितना कंट्रीब्यूट करना है, कितनी प्रोडक्शन इसे करनी है, इस पर्टिकुलर बिजनेस को कितने रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे। तो ये तमाम डिसीजन मेकिंग जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड जो है वो डिटरमिन कर रहा होता है इन कमांड सिस्टम। The division of output between capital and consumer goods is centrally decided। जो भी डिवीजन ऑफ आउटपुट है बिटवीन कैपिटल और कंज्यूमर गुड इज सेंट्रली डिसाइडेड। चाहे कैपिटल गुड्स हैं या कंज्यूमर गुड्स हैं, इन तमाम के बीच जो भी डिसीजन मेकिंग है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो गवर्नमेंट के एंड पे डिसाइड हो जाते हैं। And the capital good are allocated among industry on the basis of central planning board's long-term priorities। जो central planning board है वो अपने long-term priorities जो है उन्होंने set कर रखी होती हैं कि आने वाले टाइम में हमने क्या क्या अचीव करना है, किसी चीज़ की शॉर्टेज ना हो, किसी चीज़ की एक्सेस ना हो, वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक सेंट्रल जो है पॉलिसी मरतब करी जा रही होती है कमांड सिस्टम में। A pure command economy would rely exclusively on a central plan to allocate the government on property resources, but in reality, even the permanent command economy, the Soviet Union tolerated some private ownership and incorporated some market before its collapse in 1992। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री आपको ऐसा मिले कि वो 100% कमांड सिस्टम को फॉलो कर रहा हो। कहीं ना कहीं कुछ प्राइवेट ऑनरशिप आपको देखने को मिलती है एक पर्टिकुलर सेक्टर में, या कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ आपको प्राइवेट ऑनरशिप भी देखने को मिलती है। तो ऐसे कंट्रीज जहाँ पे मेजर जो है वो कमांड सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ पे जो है प्राइवेट आप मार्केट सिस्टम की तरफ अप्रोच नज़र आती है। तो ऐसे कंट्रीज जहाँ पे काइंड ऑफ मिक्स सिस्टम जो है वो फॉलो किया जा रहा होता है, जहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ बहुत कमांड, कुछ सेक्टर जो हैं वो कमांड सिस्टम के अंदर हो, कुछ सेक्टर जो है वो मार्केट सिस्टम के अंदर हो। और तो हमने अभी डिस्कशन नहीं करी कि मार्केट सिस्टम एक्चुअली है क्या। अब ये डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पे गिवन है। अगर आप इसको रीड आउट कर सको तो आपको यहाँ पे एग्जांपल्स मिलेगी कि कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो एक्सट्रीमली जो है कमांड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, रिसेंट रिफॉर्म इन रशिया एंड मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन नेशन हैव to one degree or another transform their command economy to capitalist market oriented system। और रिसेंटली बहुत से कंट्री इंक्लूडिंग रशिया एंड अदर्स ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है वो कमांड प्योर कमांड सिस्टम से मूव करे हैं टुवर्ड कमांड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। China's reform had not gone as far, but they have greatly reduced the reliance on the central planning। तो इवन चाइना ने भी जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो रिड्यूस करा है रिलायंस ऑन द सेंट्रल प्लानिंग प्योर गवर्नमेंट कमांड सिस्टम से। अब तो गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ रिसोर्स इन कैपिटल इन चाइना स्टिल एक्सटेंसिव। अभी भी चाइना में जो है गवर्नमेंट की ही ओनरशिप है मेजर। The nation has increasingly relied on the free market to organize and coordinate its economy। लेकिन साथ साथ जो है वो फ्री इकोनॉमी पे भी, फ्री मार्केट पे भी, अदर देन गवर्नमेंट के प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे भी इकोनॉमी जो है वो फेस कर रही है। North Korea and Cuba are the last prominent remaining example of largely centrally planned economy। नॉर्थ कोरिया और क्यूबा जो हैं कुछ कंट्रीज हैं जो कमांड सिस्टम फॉलो कर रही हैं। Other countries using mainly the command system include Turkmenistan, Laos,
इसी तरह डिफरेंट अदर कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट अभी हम एक टेबल में भी यहाँ पे मेंशन होगी, उसको भी डिस्कस कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। तो ये तमाम कंट्रीज़ हैं जो अभी भी कमांड सिस्टम, प्योर कमांड सिस्टम या मेजर जो है उनका टुवर्ड कमांड सिस्टम जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। अब कमांड सिस्टम में होता क्या क्या है, कमांड सिस्टम क्यों डिफरेंट है अदर सिस्टम से, तो इसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड चॉइसेस। अब फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, बिजनेसेस को जो फ्रीडम है, उनको चॉइसेस है, उसकी नेचर किस तरह की होती है उसको हम देख लेते हैं। Closely related to the private ownership of the property is freedom of enterprise and choice. The market system requires that अच्छा, अगर हम इसको गिव मी अ मिनट, ओके, गिव मी अ मिनट। अगर हम पहले मार्केट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके बाद जो है इन दोनों में हम देख सकेंगे कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन दोनों में फिर कंपेयर कर सकेंगे। तो पहले कमांड सिस्टम के साथ साथ कमांड सिस्टम के बारे में डिस्कस यहाँ पे कर ली है। उससे पहले मूव करें डिफरेंट पॉइंट्स की तरफ। प्राइवेट प्रॉपर्टी, freedom of enterprise and choice, self-interest, competition, market and prices, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल, स्पेशलाइजेशन। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सिस्टम में कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है, इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड मार्केट। ओके क्लास, मार्केट सिस्टम, इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल में जाऊँ तो let me check the time. I think we could not complete this in few minutes. तो हम ऐसा करते हैं कि इसको मार्केट सिस्टम को हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे और डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक हैं मार्केट सिस्टम की, फिर इसको हम जो है कमांड सिस्टम के साथ भी कंपेयर कर रहे होंगे। इनको हम कमिंग सेशन में जो है वो देख रहे होंगे। तो अब यहाँ तक हमारे 2 सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इन दोनों सेशन में हमारी जितनी भी डिस्कशन हुई है लेक्चर अटेंड करें, और जब भी आप लेक्चर, जब तक हमारे ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं, जब भी आप लेक्चर अटेंड करें तो कमेंट सेक्शन में अपना नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर मेंशन किया करें ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि कौन कौन जो है वो सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो विद दैट वी आर गोइंग टू एंड टुडे सेशन। तो नेक्स्ट सेशन में, सेशन नंबर 3 में जो है आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।